नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और मैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल वेल्थ हाइस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के ऊपर। इस वीडियो में हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखेंगे और उसके बाद हम इसके प्राइस, रेवेन्यू और अर्निंग पर शेयर के फोरकास्ट को देखेंगे और उसके बाद हम इसके फ्यूचर आउटलुक को देखेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि कंपनी ने अपने बिजनेस के अंदर कौन से चेंजेस लाए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका रेवेन्यू के ऊपर और आने वाले समय के अंदर, और क्या हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो वो कौन से लेवल्स हैं जहां पर हमें इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ वीडियोस है जो कि मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली अपलोड किया है। तो अगर आप इनमें किसी वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल में जाकर इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि रिलैक्सो फुटवेयर, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, HDFC AMC, एबोट इंडिया, वरुण बेवरेजेस, PI इंडस्ट्रीज, टॉप 10 पेनी शेयर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डीमार्ट और टाइटन। तो दोस्तों, अगर कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं विनाटी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, स्पेशली ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स एंड मोनोमर्स। उसके बाद अगर हम इसके सेक्टर की बात करें तो उस मटेरियल्स निकल कर आता है और इसके अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स निकल कर आता है। तो दोस्तों, मटेरियल्स के अंदर काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं, तो केमिकल उनमें से वन ऑफ द सेक्टर्स है। और केमिकल्स के भी अगर हम सब कैटेगरी करें तो उसमें 4 सब कैटेगरी निकल कर आते हैं। पहला सब कैटेगरी है कमोडिटी केमिकल, फिर डाइवर्सिफाइड केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स एंड आर्गो केमिकल्स। तो ये जो है स्पेशलिटी केमिकल्स से बिलोंग करता है। अगर आप इन चारों केमिकल्स का जो सब कैटेगरी है इसमें डिफरेंस नहीं पता तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि कमोडिटी केमिकल्स वैसे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही बल्क में जिनका सेलिंग होता है, जैसे कि अमोनिया हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब कमोडिटी केमिकल्स के अंदर आता है। जब हम डाइवर्सिफाइड केमिकल्स की बात करते हैं तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल में कहें तो पेंट हो गया, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स हो गया या प्लास्टिक्स हो गया। अगर हम फर्टिलाइजर्स एंड एग्रो केमिकल्स की बात करें तो उनके अंदर वैसे केमिकल्स आते हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गया, हर्बिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया। और फाइनली हम स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें जिस सेक्टर से ये विनाटी ऑर्गेनिक्स बिलोंग करता है, तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि परफॉर्मेंस क्रिटिकल कहलाते हैं, जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं और यूजुअली कंज्यूमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो इंडस्ट्रियल गैसेस, कोटिंग्स, केमिकल्स जो यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम इसके स्टॉक को देखें तो ये मिड कैप से बिलोंग करती है। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये 10,319 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसकी रैंकिंग की बात करें तो 210 निकल कर आता है। उसके बाद अगर हम इसके चेकलिस्ट की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं करंट जो प्राइस है वो मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आ रहा है। डिविडेंड रिटर्न जो है उतना अट्रैक्टिव प्रोवाइड नहीं करता है ये। और अगर इसके रिटर्न वर्सेस FD रेट की बात करें तो रिटर्न काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। एंट्री पॉइंट भी अभी काफ़ी अच्छा है स्टॉक के अंदर, क्योंकि जो स्टॉक है अभी ओवरबॉट जोन के अंदर नहीं है और इस स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, किसी भी ASM GSM लिस्ट में इसका नाम नहीं है और ना ही कोई प्रोमोटर प्लेस्ड होल्डिंग है। उसके बाद अगर इसके की मैट्रिक्स की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेक्टर का PE निकल कर आता है वो है 16.81 और जो हमारे स्टॉक का PE वैल्यू निकल कर आ रहा है वो है 30.91। अगर PV वैल्यू की बात करें तो सेक्टर का PV वैल्यू है 1.71 और हमारे स्टॉक का PV वैल्यू है 9.81। उसके बाद दोस्तों अगर हम कंपैरिजन विद पीयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 7 स्टॉक को यहाँ पर लिस्ट किया आपके सामने, जो कि आरती इंडस्ट्रीज है यहाँ पर मार्केट लीडर है और विनाटी ऑर्गेनिक्स जो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सेकंड नंबर का कंपनी आता है स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर। तो सारे 7 जो स्टॉक्स मैंने लिए हैं वो स्पेशलिटी केमिकल्स के हैं। तो आप चाहें तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनका PE रेशियो, PB रेशियो, 1 ईयर का रिटर्न जो है वर्सेस निफ्टी, इसका प्राइस टू इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है और 5 साल का हिस्टोरिकल डेटा रेवेन्यू ग्रोथ का, EBITDA ग्रोथ का, EPS ग्रोथ का और ऑपरेशनल कैश फ्लो ग्रोथ का यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इन वेरियस पैरामीटर्स को जो डिफरेंट स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक्स हैं उनके बीच में कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। तो दोस्तों अगर इसके रिटर्न चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर YTD का चार्ट लगाया है ईयर टिल डेट, और सेंसेक्स ने हमें रिटर्न दिया है निगेटिव में 15.81% का, जबकि विनाटी ऑर्गेनिक्स ने हमें दिया है 1.44% का पॉजिटिव रिटर्न। अगर हम 1 साल के टाइम फ्रेम में बात करते हैं दोस्तों तो सेंसेक्स ने यहाँ पर हमें दिया निगेटिव में 11.20% का रिटर्न, जबकि विनाटी ऑर्गेनिक्स ने हमें दिया मात्र निगेटिव में 4.86% का रिटर्न। अगर हम 3 साल के टाइम फ्रेम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेंसेक्स ने हमें दिया 10.92% का रिटर्न, जबकि विनाती ऑर्गेनिक्स ने हमें दिया है 111.32% का रिटर्न।
और अगर हम 10 साल के टाइम फ्रेम में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंसेक्स ने जो हमें रिटर्न बना के दिया है वो है 97.67%, जबकि विनाती ऑर्गेनिक्स ने हमें 4 डिजिट में 2800.94% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। तो हमने देखा कि किसी भी टाइम फ्रेम में हम बात करें तो विनाती ऑर्गेनिक्स जो है सेंसेक्स से हमेशा हमें ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो दोस्तों फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने 2010 से लेकर 2019 तक का यहाँ पर चार्ट लगाया है। डेटा को आसान बनाने के लिए यहाँ पर कलर कोडिंग भी किया हुआ है। मैं आपको बता दूँ, ग्रीन का मतलब है कि डेटा का ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर है, येलो का मतलब है कि ग्रोथ है बट उतना बेहतर नहीं है ग्रीन के जितने अच्छा, और रेड का मतलब है ग्रोथ काफ़ी कम है। और अगर रेड में आपको कभी निगेटिव में देखने को मिले तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2016 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले कमी देखने को मिल रही है। तो अगर नेट सेल्स की बात करें तो हमें लगातार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, एक्सेप्ट फॉर 2016 जहाँ पे पिछले साल के मुकाबले कमी देखने को मिली। एडजस्टेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे भी हमें लगातार तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम मार्च 2017 और 2018 की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों सालों में हमें यहाँ पर उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये डेटा काफ़ी अनइवन है, लेकिन मोस्टली आप देख सकते हैं लास्ट के 2014 से लेकर 19 तक हमें लगातार ये ग्रीन में देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। और 2012 में ही यहाँ पर हमें बस एक जो प्रॉफिट है वहाँ पर कमी देखने को मिली थी। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ मार्च 2020 के क्वार्टरली रिजल्ट के डेटा के ऊपर, और यहाँ पर हम 2019 और 20 के लास्ट जो कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स है वहाँ का डेटा का स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 2019 और 2020 का डेटा आपके सामने है। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कमी देखने को मिल रही है 19 के हिसाब से। और अगर हम नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे लेकिन हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वहाँ पे इन्होंने कंपनी ने सुधार किया है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह ये सब कम किया, जिसके कारण इवन दो हमें रेवेन्यू में कमी देखने को मिली लेकिन प्रॉफिट में हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले साल के कंपेरेटिवली। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर हमें जो अर्निंग पर शेयर है वो ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का बात करें तो जो रेवेन्यू का ग्रोथ निकल कर आया है स्टॉक का वो है 10.43%, और अगर हम इसे इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करते हैं तो वो है 7.63%। तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक का जो रेवेन्यू ग्रोथ है इंडस्ट्री से ज़्यादा है, वो काफ़ी अच्छी बात है। अगर इसके नेट इनकम की बात करें दोस्तों तो लास्ट 5 ईयर्स में इसका नेट इनकम का ग्रोथ निकल कर आ रहा है 26.81%, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ निकल कर आ रहा है 12.69%। तो यहाँ पर नेट इनकम भी स्टॉक का जो है इंडस्ट्री के एवरेज ग्रोथ से ज़्यादा निकल कर आ रहा है। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर 5 साल के अंदर अभी 2.13% से 2.42% बढ़कर हो चुका है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग है 74.05%, नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास है 14.76, म्यूचुअल फंड के पास 5.37, एफआईआईज के पास 5.13, इंश्योरेंस के पास 0.1 और अदर डीआईज के पास 0.19। अगर हम बात करें प्रोमोटर प्लेस्ड होल्डिंग की तो यहाँ पे नन निकल कर आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 16 डिफरेंट स्कीम्स में इसको इंक्लूड किया गया है। एफआईआईज की बात करें तो 79 डिफरेंट एफआईआईज ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। प्रोमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो सुचिर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इसके अंदर, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो मेरे ही एसेट टैक्स सेवर फंड का सबसे ज़्यादा इसके अंदर होल्डिंग है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज की बात करें दोस्तों तो दिसंबर 2019 से अगर मार्च 2020 को कंपेयर करते हैं तो हमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अदर डीआईएस में मार्जिनल कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इक्विवेलेंट अमाउंट में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है प्रोमोटर होल्डिंग के अंदर, एफआईआईज के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर। दोस्तों उसके बाद अगर इसके प्राइस के फोरकास्ट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स का जो CAGR निकल के आ रहा था कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट प्राइस का वो था 27.15%। तो इस रेट से ग्रो कर रहा था प्राइस, लेकिन इस साल का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो ग्रोथ है, वो मात्र 3.75% से अभी बचा हुआ है। जो करंट प्राइस है वो है 974, और 974 से जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा 3.75% का, तो हमें 1010 रुपया 50 पैसा का जो है प्राइस देखने को मिल सकता है। और ये फोरकास्ट है जून 2021 तक का। अगर ये हमें फर्दर लो साइड जाते हुए देखने को मिलता है तो हमें 825 का प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि नेगेटिव 15.30% का रिटर्न देगा। और अगर ये हमें हाई साइड जाते हुए देखने को मिलता है तो हमें 1350 का प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि हमें करंट प्राइस से 38.60% का पॉजिटिव रिटर्न देगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू के फोरकास्ट की बात करें तो जो 3 साल का CAGR निकल कर आ रहा था रेवेन्यू के ग्रोथ का वो था 18.02%, और इस साल का जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 12.98%। तो मार्जिनल यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है हमें ग्रोथ के अंदर। और अगर हम इसके बात करें तो करंट ईयर का जो रेवेन्यू था वो निकल कर आ रहा था 1.07 थाउजेंड करोड़, और वहाँ से अगर हमें 12.98% का तेज़ी देखने को मिलता है तो नेक्स्ट साल का जो रेवेन्यू होगा वो 1.21 थाउजेंड करोड़ हो सकता है। और इन केस अगर ये फर्दर डाउन साइड देखने को मिलता है तो 1.04 थाउजेंड करोड़, और अगर हाई साइड देखने को मिलता है तो 1.36 थाउजेंड करोड़।
उसके बाद अगर हम अर्निंग पर शेयर के फोरकास्ट की बात करें दोस्तों, तो लास्ट 3 ईयर्स का जो CAGR निकल कर आ रहा था वो था 33.69%, और इस साल का जो ग्रोथ है अर्निंग पर शेयर का वो मात्र 1.14% का बताया जा रहा है। तो अभी का जो इस साल का EPS था वो था 32.47 रुपीज़। तो जब 1.14% का इंक्रीज होगा तो हमें नेक्स्ट ईयर 32.85 का अर्निंग पर शेयर देखने को मिल सकता है मार्च 2021 में। और अगर ये लो साइड में जाता है तो 30 रुपये का, और हाई साइड में जाता है तो 37.54 रुपीज़ का EPS देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें विनाटी ऑर्गेनिक्स के बिजनेस के फ्यूचर आउटलुक की, तो यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं कि केमिकल मेकर विनाटी ऑर्गेनिक्स इज एमिंग टू डबल इट्स रेवेन्यू एवरी 3 to 4 ईयर। तो हर 3 से 4 साल में ये अपने रेवेन्यू को डबल करने की कोशिश में है। कैसे करेंगे ये? तो बाई कंटिन्यूइंग टू डेवलप स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस फॉर नीश केमिकल्स। तो ये ऑलरेडी जो है नीश केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं उनको नए नए तरह के डेवलप करती हैं, और उसको ये कंटिन्यू करेंगी, और इसके थ्रू ही ये अपने रेवेन्यू को 3 से 4 साल में डबल करने की कोशिश करेंगी। ऐसा इनका एम इन्होंने बनाया है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी इज बेटिंग बिग ऑन द न्यू प्रोसेस इट इज़ डेवलपिंग टू मैन्युफैक्चर ब्यूटिल फिनॉल। तो ब्यूटिल फिनॉल के मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस इन्होंने डेवलप किया है, और उसके ऊपर ये बेट कर रही हैं कि इट विल बी द सोल मैन्युफैक्चरर फॉर द प्रोडक्ट इन इंडिया एंड एक्सपेक्ट्स टू ब्रिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऑफ 400 करोड़ इन अ ईयर इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो जो प्रोसेस इन्होंने डेवलप किया है ब्यूटिल फिनॉल का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके बेसिस पे ये ऐसा अपना एम कर रही हैं कि ये सोल मैन्युफैक्चर बन जाएंगी इस ब्यूटिल फिनॉल का इंडिया के अंदर, और इसके वजह से इनके जो रेवेन्यू है वहाँ पे हमें नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में 400 करोड़ का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो द कंपनी हैज़ अ डजन अदर केमिकल्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ब्यूटिल फिनॉल के अलावा भी डजन मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल और रिसर्च डेवलपमेंट हैं जो चल रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर इनमें से 1 या 2 भी अगर जो मैन्युफैक्चरिंग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है वो सक्सेस हो जाता है तो कंपनी विल बी इन अ वेरी गुड शेप फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो आप देख सकते हैं विनाटी ऑर्गेनिक्स डज नॉट लुक टू इन्वेंट न्यू केमिकल्स। तो इनका ये एम नहीं है कि नए केमिकल्स को इन्वेंट करें, बट रैदर इनोवेट न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस विच इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। तो इनका ये प्रोसेस है कि ये नए केमिकल्स को इन्वेंट नहीं करेंगी, बल्कि जो एग्जिस्टिंग केमिकल है और उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करेंगी उनके अंदर, ताकि लेस एक्सपेंसिव हो जाए उनका मैन्युफैक्चरिंग, और साथ ही साथ लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कम से कम लागत में वो कर सकें। उसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंपनी हैज़ एन R&D टीम of about 10 people and also employs local institutes such as NCL, Pune, IICT, हैदराबाद फॉर प्रोजेक्ट्स। तो 10 लोग हैं इनके पास R&D की टीम के लिए, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि लोकल इंस्टीट्यूट्स जो NCL पुणे के अंदर और IICT हैदराबाद के अंदर कई प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रही हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो द केमिकल मेकर इज ऑल्सो ओपन टू इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस but will make bids only to the companies which are strategic value to its portfolio in terms of value chain integration। ये इनोवेशन के साथ साथ कुछ ऐसे कंपनियों का एक्विजिशन में भी करने में इंटरेस्टेड हैं जो कि इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती हैं, बट कंडीशन ये होना चाहिए कि वो जो कंपनी है जिसका एक्विजिशन ये करेंगी वो इसके पोर्टफोलियो के अंदर स्ट्रेटेजिक वैल्यू लाए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। उसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो आप देख सकते हैं इन पास्ट 18 months द कंपनी इन्वेस्टेड ₹350 करोड़ टू बिल्ड अप कैपेसिटीज़ फॉर ब्यूटिल फिनॉल। तो पास्ट 18 मंथ से ये ऑलरेडी काम कर रही हैं ब्यूटिल फिनॉल के ऊपर, और उन्होंने ऑलरेडी 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है ताकि इसके जो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी इनका काम चल रहा है उसको वो अंजाम दे सकें, और साथ ही साथ ATBS और IBB केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रही हैं, फॉर विच इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, जिसके लिए ये ऑलरेडी वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में आप देख सकते हैं दोस्तों इन द फाइनेंशियल ईयर इट हैज़ लाइंड अप एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़ विच विल गो टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ सम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूसिंग लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। तो ऑलरेडी करंट फाइनेंशियल ईयर में ये जो नए इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसके अलावा भी 100 करोड़ इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, किस चीज़ के लिए? जो एग्जिस्टिंग कंपनी का प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए और लिक्विडिटी डिस्चार्ज को रिड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके बिजनेस आउटलुक के रिलेटेड जो कि इस कंपनी को काफ़ी अच्छा पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि इनका एम है। अगर ये अपने एम को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये फ्यूचर में इसके प्राइस में बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर ये जो अपना एम है हर 3 से 4 साल में अपने रेवेन्यू को डबल करने का, ये काफ़ी बेहतरीन एम निकल कर आ रहा है सामने, और
इस एम को ये सक्सेसफुल कर पाएँ उससे पहले डेफिनेटली हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करके अपने रेवेन्यू को भी, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी डबल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम इसके करंट पोजीशन को देखेंगे और अपने लिए एक अच्छा सा बाइंग लेवल ढूंढेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने विनाटी ऑर्गेनिक्स का चार्ट जो है स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है और आप इसका जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस अगर देखें तो आप देख सकते हैं 1004 रुपये का क्लोजिंग प्राइस निकल कर आ रहा है। और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग लेवल्स को डिसाइड करें तो आप देख सकते हैं इस लेवल पे 1000 के लेवल पे इसका पाइवट पॉइंट है। और साथ ही साथ ये जो ग्रीन कलर का लाइन यहाँ पे हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये इसका 200 डे का मूविंग एवरेज है। और नीचे अगर ये ब्लू कलर का लाइन देखें तो ये इसका 100 डे का मूविंग एवरेज है और जिसके पैरेलली आपको एक और जो है पाइवट का सपोर्ट लाइन देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस साल से इस लाइन, ये जो आपको रेंज में दे रहा हूँ, इसके अंदर कभी भी आपको देखने को मिलता है तो आप इसके अंदर एक बाइंग बना सकते हैं। रेंज को अगर मैं लिख दूँ तो ये करीब 1000 से लेके 950 का रेंज है। तो इस रेंज में जैसे ही आपको ये स्टॉक देखने को मिलता है तो आप इसके अंदर एक अच्छी बाइंग बना सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।